आज हम लोग सीखेंगे डबल डोर फ्रिज में गैस चार्ज करना कि डबल डोर फ्रिज में किस तरीके से गैस को चार्ज किया जाता है, वो भी एकदम प्रोफेशनल वे में। तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। देखिए, गैस चार्ज करने की ज़रूरत यहाँ पे इसलिए पड़ रही क्योंकि इसके कंडेंसर में लीक था और कंडेंसर में लीक होने की वजह से इसकी गैस बाहर निकल गई। तो यहाँ पे हम लोग कंडेंसर भी नया लगाएंगे। और मैं आपको बता दूँ कि ये हमारी सैमसंग की फ्रिज है और यहाँ पे ये इंटरनल लीकेज था, मतलब कि अंदर, मतलब जो इसका कंडेंसर था ये अंदर लगा हुआ था और ये अंदर से ही लीक हो गया था। अंदर मतलब कहाँ पे लीक हुआ, देखिए ये अंदर जहाँ पे पाइप गई हुई एकदम लास्ट में वहीं पे लीकेज था। कंप्रेसर स्टार्ट करते वहीं से एयर बाहर निकल रही थी। तो ये तो ज्वाइंट होने लायक था नहीं, इसलिए इसको ज्वाइंट नहीं किया गया। और यहाँ पे डायरेक्टली एक नया कंडेंसर, मतलब जो बाहर से डबल डोर के लिए कंडेंसर आता है, बड़ा वाला कंडेंसर, उसको यहाँ पे हम लोग लगाएंगे। तो यहाँ पे सेट करते हैं। तो यहाँ पे इसको इस तरीके से सेट कर देना है। तो चलिए इसको पहले हम लोग सेट कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं, फिर इसको पाइप को जोड़ते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए कंडेंसर हमारा सेट हो चुका है डबल डोर फ्रिज पे। और इसके बाद यहाँ पे कंडेंसर सेट होने के बाद हम लोग करेंगे, यहाँ पे देखिए जो हमारी ब्रेजिंग है यहाँ पे जो हुई है, यहाँ पे इसको बाहर निकालना है। तो बाहर निकालने से पहले आपको इसको साफ़ कर लेना है ताकि इसके ऊपर जो मॉइस्चर वगैरह और गंदगी वो सब हट जाए। फिर इसको हीट करके बाहर निकाल देना है। तो अब यहाँ पे हमने कोई भी फ्लेक्सिंग यहाँ पे नहीं मारना है, कोई भी फ्लेक्सिंग ना ही कंडेंसर की मारनी है ना ही इवापोरेटर की मारनी है। तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे फ्लेक्सिंग मारने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, कोई मकसद भी नहीं निकलने वाला है। अगर फ्लेक्सिंग मारना है तो आपको नाइट्रोजन से मारना है, अगर नाइट्रोजन नहीं है तो आपको एयर से फ्लेक्सिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी चोकिंग की प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होने वाली है। तो यहाँ पे हीट करके यहाँ पे आपको निकालना है पाइप को। तो यहाँ पे देखिए ये चार्जिंग लाइन थी, इसकी पिंच हुई थी, लेकिन यहाँ पे हम लोग वाल लगाएंगे। तो इसको निकाल दिए। तो हीट करने के बाद जैसे पिलास से खींचेंगे तो ये बाहर निकल जाएगा। बस याद इतना रहे कि हीट पूरी तरीके से हो जाए तब आप उसको खींचिए। तो उस तरीके से देखिए यहाँ पे हमारी ये जो कंडेंसर वाली लाइन है इसको भी निकाल लेते हैं। हमने पहले काट दिया था कंडेंसर को अलग करने के लिए, यहाँ से देखिए अब निकाल लेते हैं। ये निकल चुका है, ठीक है। लेकिन सक्शन लाइन को हम लोग टच भी नहीं किए अभी। अब ना इसको हम लोग निकालेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें फ्लेक्सिंग मारने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अभी देखिए कैपिलरी भी जुड़ी हुई है, कुछ भी हमने नहीं किया। यहाँ पे डायरेक्टली कंडेंसर को हटाया और कंडेंसर यहाँ पे लगाएंगे और फिल्टर लगाएंगे, कैपिलरी जोड़ेंगे, वैक्यूम करेंगे, गैस चार्ज करेंगे। कोई फ्लेक्सिंग नहीं करेंगे, कोई भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ओके, एकदम परफेक्ट तरीके से यहाँ पे सिस्टम में कूलिंग आएगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो अब यहाँ पे ब्रेजिंग की जा रही है, मतलब कि कंडेंसर हमारा लोहे का है और हमारा जो कंप्रेसर की पाइप निकली हुई है डिस्चार्ज लाइन वो है कापर की। तो लोहे और कापर का ज्वाइंट जब होता है तो उन दोनों ज्वाइंट को करने के लिए आपको फ्लेक्स पाउडर की भी ज़रूरत होती है। बगैर फ्लेक्स पाउडर के आप इस ब्रेजिंग को नहीं कर सकते। तो इस तरीके से आपको फ्लेक्स पाउडर को इस पर लगाते रहना है। और जब आपकी पाइप पूरी तरीके से हीटअप हो जाए, पूरी हीट हो जाए, लाल हो जाए, उसके बाद ही आपको यहाँ पर ब्रेजिंग करना है। जब राड चिपक रहा हो पाइप पे कुछ टाइम ब्रेजिंग नहीं करना है, क्योंकि वहाँ ब्रेजिंग सही से नहीं हो पाएगी, हीरापन वाली ब्रेजिंग होगी। इसलिए आपको जब अच्छी तरीके से पाइप आपकी हीट हो जाए तब जाके आपको यहाँ पर राड को पिघलाना है। तो यहाँ पर हमारी पाइप हीट हो चुकी है और यहाँ पर राड को पिघला रहे हैं यहाँ पर अच्छी तरीके से। तो आपको नीचे ऊपर दाएं बाएं सारी तरफ चारों तरफ आपको राड को घुमा देना ताकि राड यहाँ पर अच्छी तरीके से पिघल कर इसकी जो ज्वाइंट है इसको अच्छी तरीके से कवर कर लें, वरना यहाँ से लीकेज होने का डर है और लीक होगा तो फिर आपकी सारी की सारी गैस बेकार हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं अच्छी तरीके से ब्रेजिंग। तो यहाँ पे ब्रेजिंग हमारी हो चुकी है। कापर और लोहे का जो ज्वाइंट था ये पूरी तरीके से हो चुका है। और यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे हम लोग फ़िल्टर लगाएंगे। ये देखिए हमारा फ़िल्टर है। तो यहाँ पे ये फ़िल्टर इस तरीके से हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। लेकिन इससे पहले, फ़िल्टर लगाने से पहले हम लोग यहाँ पे ये चेक करेंगे कंप्रेसर को स्टार्ट करके कि ये जो हमारा कंप्रेसर है इसका प्रेशर ठीक है या नहीं है। आज एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बताने वाला हूँ आपको कि किस तरीके से आप लोग कंप्रेसर के प्रेशर को टेस्ट कर सकते हैं आसानी से बगैर गेज को लगाए हुए। ये हमारा एक्सपीरियंस है, बहुत सारे कंप्रेसर हम लोग इस तरीके से चेक करते हैं और कोई भी इशू यहाँ पे नहीं होने वाला होता है। मतलब कि अगर हमने यहाँ पे पास कर दिया अंगूठे से चेक करके तो ये कंप्रेसर सही है, कोई भी इशू नहीं आता है कभी भी। तो क्या करना है आपको, यहाँ पे कंप्रेसर को स्टार्ट करना है और उसके बाद फिर यहाँ पे आपको अंगूठे से इसके कंडेंसर के आउटपुट पर लाइन को एकदम अच्छी तरीके से दाबना है, पूरे जोर लगा के, पूरे जान से। अगर ये इसका प्रेशर, कंप्रेसर का प्रेशर अगर आपके अंगूठे को हटा देता है तो इसका मतलब कंप्रेसर का प्रेशर 100% तरीके से सही है। और अगर नहीं हटा पाता है तो कंप्रेसर का प्रेशर डाउन है, ये कूलिंग नहीं कर सकता है। ओके, या करेगा भी तो बहुत ही लो करेगा।
तो अंगूठे से भी आप पता कर सकते हैं। हम लोग बहुत सारे फ्रिजों को इसी तरीके से करते हैं। गेज लगाने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, गेज लगाना तो बेटर है, बट लगाने में वहाँ ब्रेजिंग करना पड़ेगा, पाइप साइप जोड़ना पड़ेगा, तो सब प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए हम लोग वहाँ पे गेज नहीं लगाते हैं, अंगूठे से पता कर लेते हैं, इसी से पता चल जाता है। ओके, तो इस कंप्रेसर का प्रेशर भी एकदम पूरी तरीके से सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब यहाँ पे लगाएंगे हम लोग अपने ड्रायर फिल्टर को। यहाँ पे एक और पॉइंट आपको बता दूँ कि जब भी आप लोग किसी भी फ्रिज में गैस चार्ज करिए तो वहाँ पे हमेशा ड्रायर फिल्टर ही लगाएं, जिसमें वो सिलिकॉन की गोलियाँ होती हैं उसी को ही लगाएं। जो हमारा सादा फिल्टर आता है, मतलब कि स्ट्रेनर फिल्टर जो हमारे एसी में लगता है, उसको ना लगाएं, क्योंकि उसको लगाने से यहाँ पे क्या होता है कि चोकिंग की प्रॉब्लम हो सकता है कि हो जाए। इसमें जो गोली लगी रहती है ना, सिलिकॉन की गोलियाँ डाली गई होती हैं ड्रायर फिल्टर में, तो ये नमी को एब्जॉर्ब करते हैं, सोख लेती हैं। अगर थोड़ा बहुत वैक्यूमिंग की वजह ना अच्छी सो पाने की वजह से थोड़ा बहुत नमी रह भी गई पाइपों में, तो उस नमी को इसके अंदर जो गोली लगी रहती है सिलिकॉन की रहती है अंदर, वो सोख लेती है। तो इसलिए आपको हमेशा ड्रायर फिल्टर का इस्तेमाल करना है। तो ये देखिए हमारा पुराना वाला फ़िल्टर है, और यहाँ पे आपको इस तरीके से इसको पिलास से पहले काट लेते हैं हम लोग, उसके बाद फिर इसको ट्यूब कटर की मदद से या फिर रेती की मदद से काट करके फिर इसको जोड़ेंगे हम लोग यहाँ पे। तो ये पाइप को हम लोग इधर बाहर निकालते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए इसका जो होल है, काटने पे तो बंद हो गया, लेकिन अब यहाँ पे हम लोग ट्यूब कटर की मदद से इसको काटेंगे। और उसके बाद फिर देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा साफ़ कर लेंगे। अगर साफ़ नहीं करेंगे तो ब्रेजिंग हो नहीं पाएगी। इसलिए ये ध्यान रहे, जितनी अच्छी तरीके से आप पाइपों को साफ़ किए रहेंगे, उसके ऊपर से मॉइस्चर और डस्ट को हटाए रहेंगे, उतनी अच्छी ब्रेजिंग होगी। तो चमका लेना एकदम पूरे पाइप को। तो यहाँ पे हम लोग चमका रहे हैं, इसको साफ़ कर रहे हैं, और जब ये अच्छी तरीके से साफ़ हो जाएगा तब जाके यहाँ पे हम लोग इसको काटेंगे। तो ये काटने के बाद भी साफ़ कर सकते हैं, बट काटने के बाद साफ़ करना ये रॉन्ग तरीका है, गलत तरीका है, क्योंकि काटने के बाद साफ़ करेंगे हो सकता है कचरा अंदर चला जाए तो चोक कर सकता है। तो इसलिए पहले ही आपको होल बंद रहे तो ही कर ले तो अच्छा, या फिर उस पर उंगली रख करके आप इसको साफ़ करें तो अच्छा है होल पे। तो ट्यूब कटर की मदद से इस तरीके से हल्का हल्का इसको काटना है। फिर जब हल्का सा लगे कि ये कट चुका है थोड़ा बहुत, तो उसके बाद इसको तोड़ना है। पूरा नहीं काटना है, पूरा काटेंगे तो फिर क्या होगा कि होल बहुत ही कम नज़र आता है, मतलब पतला हो जाता है होल। तो यहाँ पे देखिए हमने तोड़ दिया और ये होल बहुत परफेक्ट तरीके से नज़र आ रहा है। और उसके बाद अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग फ़िल्टर में लगा देंगे। लगाने का तरीका पूरी तरीके से अंदर डाल दीजिए, फिर हल्का सा खींच लीजिए ताकि उसकी जाली से हट जाए, बस। फिर यहाँ पे आपको ब्रेजिंग करना है। तो चलिए यहाँ पे ब्रेजिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको ऑन कर लेते हैं अपने ब्लो लैम्प को, और ये जो हमारी कॉपर, फिर देखिए यहाँ पे कॉपर और लोहे की ब्रेजिंग आ चुकी है। कॉपर और लोहे की ब्रेजिंग आ चुकी है, तो यहाँ पे भी हम लोग फ्लक्स पाउडर लगाएंगे। तो सबसे पहले इसको हीट कर लेते हैं अच्छी तरीके से, उसके बाद फिर फ्लक्स पाउडर लगाते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए हीट किया जा रहा है, और इस राड को भी आप टेढ़ा कर लिया करिए जब भी हीट किया करिए। तो इस पाइप को पहले राड को इस तरीके से गर्म करके, और गर्म करने के बाद फिर इसको ज़मीन पे रख करके, जहाँ पे डस्ट ना रहे, मतलब साफ़ जगह रख करके इसको टेढ़ा करके तब जाके ब्रेजिंग किया करिए, बहुत बेहतरीन रहेगा। दाएं बाएं पीछे आगे ऊपर नीचे सब जगह अच्छी तरीके से ब्रेजिंग हो जाती है राड को टेढ़ा करने से। तो अब यहाँ पे देखिए फ्लक्स पाउडर को लगाया जा रहा है। फ्लक्स पाउडर को लगाना कहीं मैं आपको बता दूँ कि जो हमारी लोहे की पाइप है, उस लोहे की पाइप पे अच्छी तरीके से, और कॉपर की पाइप पे, मतलब जहाँ पे जाके जुड़ा हुआ है लोहा और कॉपर, वहीं पे अच्छी तरीके से लगाना है, ताकि वहाँ पे एक बेहतरीन तरीके से ब्रेजिंग हो जाए। तो देखिए यहाँ पे लगा दिए, और यहाँ पे देखिए राड को पिघला रहे हैं। तो यहाँ पे राड पिघलाया जा रहा है, उसके बाद ये सारा राड पिघल करके इसको ज्वाइंट पे जा रहा है अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको ब्रेजिंग कर देनी है, और जो भी यहाँ पे ज़रा सा भी यहाँ पे लापरवाही नहीं करना है, बेहतरीन ब्रेजिंग करना है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा बनता है। ठीक है, यहाँ पे प्रेशर जो 150 के करीब बनता है लगभग, अगर 834 गैस है तो 150 के डिस्चार्ज प्रेशर बनता है यहाँ पे। तो प्रेशर ज़्यादा बनता है, तो इसलिए आपको क्या करना है कि अच्छी तरीके से ब्रेजिंग यहाँ पे करना होता है। फिर कैपरी वाले साइड भी अच्छी तरीके से यहाँ पे ब्रेजिंग करनी होती है। तो यहाँ पे देखिए ब्रेजिंग जितना ज़्यादा हीट किए रहेंगे उतनी अच्छी ब्रेजिंग होगी, ये ध्यान रहे। नए टेक्नीशियन प्रॉब्लम होती है ब्रेजिंग करने में, बस इसलिए क्योंकि वो कम हीट करते हैं और राड जाके चिपक जाता है। तो राड चिपके ना इतना हीट करिए, ठीक है। तो चलिए, तो ब्रेजिंग हो चुकी है हमारी फ़िल्टर की, और यहाँ पे हम लोग लगाएंगे अपने चार्जिंग वाल्व को। इसको NRV वाल्व भी कहते हैं, चार्जिंग वाल्व भी कहते हैं। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा बड़ा था, तो यहाँ पे हम लोग काट लेंगे, और काटने के बाद फिर इसको हम लोग चार्जिंग लाइन में इसको लगा देंगे।
देखिए कितना आसानी हो रहा है, मतलब कि हमने गर्म करके जब निकाला था पाइप को, तो इससे देखिए कितना आसानी हुआ कि अच्छी तरीके से इसके अंदर चला गया। काट के निकालते हैं तो फिर प्रॉब्लम होती, फिर वहाँ पे आपको स्विंगिंग करना पड़ता, ब्याज को बनाना फैलाना पड़ता, फिर उसके बाद वहाँ पे लगाना पड़ता। तो आप लोग ज़्यादा अच्छा होता है कि आप लोग बिल्डिंग गन से आपको इसको हीट करके बाहर निकालिए पाइप को, फिर उसके बाद वहीं पर जा कर के जोड़ दीजिए दूसरी पाइप को, ख़त्म। तो यहाँ पे मैंने पाइप को लगा दिया। पाइप को आपको हल्का सा अंदर नहीं डालना है, ज़्यादा अंदर डालना है। ज़्यादा अंदर मतलब कम से कम 1 इंच डाल ही दीजिए तो अच्छा रहता है। 1 इंच से थोड़ा बहुत कम रहकर चलेगा, लेकिन ज़्यादा कम ना रहे, नहीं तो अंदर मटेरियल जाएगा तो फिर वो ब्लॉक कर देगा लाइन को। तो यहाँ पे भी अच्छी तरीके से हम लोग हीट करेंगे, और हीट करने के बाद ये दोनों देखिए कापर टू कापर है, तो यहाँ पे सिर्फ ब्रेजिंग रॉड ही काम करेगा। यहाँ पे आपको फ्लश पाउडर लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे अच्छी तरीके से ब्रेजिंग कर देते हैं यहाँ पे हम लोग। तो चलिए, ये सब देखिए कापर टू कापर ब्रेजिंग बहुत आसानी से हो जाती है, ठीक है। लेकिन कापर और लोहे की जो ब्रेजिंग होती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से होती है। तो लेकिन जब एक्सपीरियंस हो जाएगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है। अब यहाँ पे हीट देखिए, हीट को ख़त्म करना है ना, तो आपको करना है कि कपड़े को गीला करके यहाँ पे लगाना है। एक तरीका बता देता हूँ कि डायरेक्टली आपको जॉइंट पे नहीं रख देना कपड़े को, वरना फिर जॉइंट कमज़ोर हो जाएगा। आपको करना है कि जो साइड में जो हीटअप है ना पाइप पे, उसको पहले ठंडा करना है, जिससे कि उसकी ठंडक की वजह से जो आपका जॉइंट है ना धीरे धीरे ठंडा होने लगेगा। जब हल्का हो जाए जॉइंट, हल्का गर्म रहे, तो फिर उसको भी आपको वहाँ पे कपड़े को फेर देना है। तो वहाँ पे आपका पूरी तरीके से पाइप ठंडी हो जाएगी। अब यहाँ पे लगाते हैं चार्जिंग वाल, मतलब इसके अंदर जो वाल निकाला गया था इसको लगाएंगे, क्योंकि पहले आपको वाल निकालना होता है। हम लोग निकाले थे यहाँ पे, अब इसको लगा रहे हैं, ठीक है। अगर इसको नहीं निकालेंगे तो फिर ये वाल हो जाएगा ख़राब, और ये हो जाएगा वाल आपका डायरेक्ट गैस डालने के बाद जैसे ही पाइप हटाएंगे वहाँ सारी गैस यहाँ से निकल जाएगी। तो वाल को निकाल के ब्रेजिंग करेंगे, वरना वाल ख़राब हो जाएगा। तो इसके ऊपर हम लोग कस देते हैं अपने चार्जिंग लाइन को, मतलब चार्जिंग पाइप को कस देते हैं यहाँ पे। और इस चार्जिंग पाइप देखिए, ये जो चार्जिंग पाइप है इसको हमेशा जो हमारे सिस्टम वाले कंप्रेसर में लगेगी, इसको हमेशा कंपाउंड गेज या प्रेशर गेज के नीचे वाले पॉइंट में ही डालेंगे, साइड वाले में नहीं। मतलब कंपाउंड गेज के जो नीचे वाला लाइन है, इनपुट लाइन, उसी में ही जो हमारे सिस्टम कंप्रेसर में जो लाइन लगी है उसको लगाएंगे, चार्जिंग लाइन को। और जो साइड वाली लाइन इसमें कंपाउंड गेज की, तो इसको यहाँ पे जोड़ करके कंपाउंड इसमें आपका जो वैक्यूम पंप है उस पर लगा देंगे सीधा ले जा करके। तो यहाँ पे लगा देते हैं। और ये देखिए हमारा है वैक्यूम पंप। तो सबसे पहले आपको वैक्यूम पंप को स्टार्ट कर लेना, ताकि थोड़ा सा वो स्पीड बना ले अच्छी तरीके से। बाद में भी स्टार्ट कर सकते हैं लगाने के बाद भी पाइप, लेकिन अच्छा पड़ता है कि पहले स्टार्ट कर लीजिए। पहले स्टार्ट करने के बाद देखिए स्टार्ट हो गया हमारा वैक्यूम पंप। और अब यहाँ पे लगाएंगे हम लोग इस पाइप को। अच्छी तरीके से सारे पाइपों को ज्वाइन करना है अपने गेज पे, अपने वैक्यूम पंप पे और अपने कंप्रेशर पे, ताकि यहाँ पे लूजिंग ना रहे। लूजिंग रहेगी तो वैक्यूम सही से नहीं हो पाएगी। देखिए आप इसको खोलेंगे तो क्या होगा, ये सुई देखिए धीरे धीरे डाउन हो रही है, मतलब माइनस की तरफ आ रही है। मतलब कि ये वैक्यूम पंप वैक्यूम कर रहा है, मतलब कि सिस्टम के पाइपों के अंदर जितनी भी बाहरी हवा है उस हवा को बाहर खींच रहा है। तो ये वैक्यूमिंग लगभग आपकी 15 से 20 मिनट 25 मिनट तक जा सकती है। तो जब ये अच्छी तरीके से वैक्यूमिंग हो जाए, मतलब 15-20 मिनट तक वैक्यूम करेंगे हम लोग। जब अच्छी तरीके से वैक्यूमिंग हो जाएगी तो हम लोग यहाँ पे बंद करेंगे। चलिए करते हैं। तो यहाँ पे देखिए लगभग हमारा 15 मिनट हो चुका है वैक्यूमिंग के लगे हुए, और अभी हम लोग वैक्यूम कर रहे हैं। देखिए वैक्यूमिंग को पहचानने का एक बेहतरीन तरीका बता दूँ। अगर वैक्यूम पंप आपके पास है तो आप इसके गेज जो है ना, गेज का जो हैंडल है उसको बाद जब वैक्यूम आधा 5-10 मिनट चला लें तो उसके बाद इसके जो वैक्यूम गेज का जो हैंडल है, इस हैंडल को ऑन ऑफ करें। ऑन ऑफ करने के बाद अगर इसका जो कंप्रेसर, ये जो हमारा वैक्यूम पंप, इसका आवाज़ अगर कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब अभी हो रहा है कैसा कि वैक्यूम नहीं हुआ। लेकिन जब ऑन करने में भी उतना ही आवाज़ आए, गेज को ऑन करने के बाद भी उतना ही आवाज़ आए, गेज को ऑफ करने के बाद भी उतना ही आवाज़ आए वैक्यूम पंप का, इसका मतलब वैक्यूम हो चुका है। ये हम लोग एक्सपीरियंस है, बहुत बेहतरीन तरीका ये ध्यान रखिएगा। इससे आपको ये 100% पता चल जाएगा कि हाँ वैक्यूम हो चुका है। वैसे तो -30% जल्दी ही आ जाती है, लेकिन वैक्यूम बेहतरीन तरीका पता करने का यही है कि आप इसको बंद ऑन ऑफ करिए, गेज को पता चल जाएगा कि हाँ वैक्यूम हो चुका है कि नहीं हो चुका है। वैक्यूम पंप की आवाज़ से पता चल जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लोग गैस चार्जिंग कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हमने सबसे पहले खोल दिया। अब यहाँ पे पर्च करना है, इस पाइप के अंदर जो एयर है उसको बाहर निकालना, वरना ये एयर जाके चोक कर देगी। तो यहाँ पे जो भी एयर थी इसके अंदर, पाइप के अंदर, उसको हमने निकाल दिया। जब गैस निकलने लगी इसका मतलब गैस, ये एयर निकल चुकी है। अब यहाँ पे हैंडल को खोलेंगे। हैंडल खोलते ही क्या होगा कि इसके अंदर गैस जाएगी, और ये जो हमारा गेज की जो सुई है ये ऊपर जाएगी।
तो इसको लगभग बंद पे ही अभी हमारी जो फ्रिज है ये बंद ही है, बंद पे ही हम लोग 40 से 50 PSI लगभग यहाँ पे गैस चार्ज कर देंगे, फिर फ्रिज को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ये देखिए गेज को ऑन ऑफ कर रहे हैं। आपको आराम से आहिस्ता आहिस्ता गैस इसमें चार्ज करना है, बहुत जल्दबाजी नहीं करना है। लगभग आपको 40 PSI या 50 PSI तक प्रेशर इसमें बंद पे ही डाल देना है, फ्रिज जब बंद रहेगी तभी। फिर उसके बाद आपको इसको फ्रिज को स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग डाल रहे हैं और ये हमारी लगभग 40 PSI तक गैस बढ़ चुकी है। और यहाँ पे हम लोग रिले और लोड जो बाहर निकाले थे इसको लगा देंगे और यहाँ पे देखिए हम लोग फ्रिज को करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे देखिए हमारी फ्रिज जो है वो कि स्टार्ट हो चुकी है। और अब स्टार्ट होने के बाद जो ये हमारा गेज है ना, ये गेज की जो सुई है, ये गेज की सुई धीरे धीरे डाउन हो रही है। मतलब अभी तो स्टैंडिंग प्रेशर था, अब जो बैक प्रेशर पे आ रहा है। मतलब कि जब फ्रिज हमारी ऑन होती है तो वहाँ पे बैक प्रेशर बताता है, मतलब कि रनिंग प्रेशर बताता है। तो रनिंग प्रेशर पे सुई हमारी डाउन आ रही है। तो अब यहाँ पे देखिए ये सुई हमारी आ गई है लगभग 0 के नीचे और धीरे धीरे ये डाउन होती ही रह रही है। तो अब यहाँ पे अभी गैस कम है, तो यहाँ हम लोग गैस चार्ज करेंगे। तो चलिए गैस चार्ज करते हैं, थोड़ा सा और डालते हैं इसमें गैस। अब यहाँ पे जो इसका हम इसमें देखिए कौन सी गैस है, R134A। तो R134A गैस का जो बैक प्रेशर है, मतलब कि रनिंग प्रेशर जो है जब फ्रिज चल रही होगी उसका जो प्रेशर उस टाइम होगा R134A का, वो होगा 8 से 10 PSI। 8 से 10 PSI गैस इसमें हमें चार्ज करना है। तो चलिए इसको हम लोग धीरे धीरे गैस चार्ज करके इसको 8 से 10 PSI पे चार्ज कर देते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको चोकिंग का तरीका भी बताऊंगा, कैसे पहचान लेंगे कि चोकिंग हो गई, फ्रिज चोक हो गई या नहीं हो गई। तो यहाँ पे देखिए फिर सुई नीचे आ रही है, 0 तक आ चुकी है और फिर अभी भी इसमें गैस कम है, तो इसको हम लोग और गैस चार्ज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए खोलेंगे इस तरीके से, गैस अंदर जा रही है, फिर इसको बंद करेंगे। देखिए खोलें, बंद किए, मतलब एक ही बार में नहीं सब गैस चार्ज कर देना, आराम से गैस चार्ज करना। देखिए बंद किए। अब ये सुई लगभग आ चुकी है हमारी 8 PSI पे और अभी भी ये थोड़ा सा गैस कम होगी तो ये नीचे आएगी, फिर और हम इसमें गैस चार्ज करेंगे। देखिए और गैस चार्ज किया जा रहा है। तो इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता आपको इसमें गैस चार्ज करना होता है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग बंद करते हैं, देखिए कहाँ पे आई है। लगभग 8 PSI पे हमारी जो सुई है ये आ चुकी है, ये 8 PSI पे लगभग सुई हमारी आ चुकी है। तो चलिए यहाँ पे अब कूलिंग को चेक करते हैं। देखिए 8 पे आ चुकी है। अब इसको गेज को हम लोग यहाँ पे रखते हैं और कूलिंग चेक करते हैं कि फ्रिज में क्या है पोजीशन। अब कूलिंग का मैं सिस्टम बता देता हूँ आपको। देखिए आपका फ़िल्टर जो है ना वो गर्म होना चाहिए, पूरा फ़िल्टर पूरा गर्म है। और आपका जो कंडेंसर पूरा गर्म है, कैपेसिटर की गर्म होनी चाहिए, ठंडी नहीं होनी चाहिए। और फिर उसके बाद अंदर आते हैं, देखते हैं यहाँ पे हम लोग कि ये जो हमारा जो ये फ्रीजर कंपार्टमेंट है इसमें जो ऊपर वाला, तो यहाँ पे देखिए अच्छी कूलिंग आ रही है, एकदम फर्स्ट क्लास कूलिंग आ रही है। यहाँ पे ठंडक आ रही, हवा आ रही है ठंडी ठंडी, पीछे फ़ैन लगा हो तो फ़ैन हवा फेंकता है। और अब यहाँ पे देखिए नीचे देख लेते हैं, तो नीचे देखते हैं, अभी नीचे भी हल्की हल्की आ रही है लेकिन अभी ज़्यादा नहीं आ रही है, क्योंकि जब ऊपर वाला पूरी तरीके से ठंडा हो जाएगा तब नीचे ज़्यादा आएगा, ठीक है। लेकिन हल्की हल्की कूलिंग यहाँ पे होल के ज़रिए से आ रही है। तो अब यहाँ पे देखते हैं गेज की जो सुई हमारी है, ये देखिए हमारी सुई जो है 8 से 10 PSI के बीच में रुकी हुई है। 8 से 10 PSI के बीच में हमारी गेज की सुई रुकी हुई है। और यहाँ पे हमारा सारा सिस्टम सही तरीके से काम कर रहा है, फर्स्ट क्लास तरीके से। देखिए यहाँ पे हमारी जो 8 से 10 PSI मतलब कि 9 PSI पे लगभग ये हमारी सुई रुकी हुई है। और कूलिंग भी अच्छी आ रही फर्स्ट क्लास, और हमारा फ़िल्टर भी अच्छी तरीके से काम कर रहा है। मतलब 10 PSI तक भी डाल सकते हैं, लेकिन 10 PSI के ऊपर नहीं डालेंगे वरना फिर गैस ज़्यादा हो जाएगी। तो 8 से 10 बहुत बेहतरीन तरीका है, इसी तरीके प्रेशर है और इसी प्रेशर पे आप लोग गैस चार्ज करें तो ज़्यादा अच्छा है। और अब यहाँ पे देखिए कूलिंग बहुत अच्छी आ रही है, बेहतरीन कूलिंग आ रही है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे मैंने कुछ देर तक चलाया। अब यहाँ पे देखिए इसका जो कांच है ये भी, नीचे वाला कांच भी ठंडा हो गया, मतलब कि नीचे भी कूलिंग आने लगी है, ऊपर भी कूलिंग हो रही है। और जो हमारी फ्रिज है ये अच्छी तरीके से चल भी रही है। और जो हमारे गेज की सुई है वो 9 PSI पे रुकी हुई है, माइनस की तरफ नहीं आ रही है, जिससे हमें ये भी पता चल चुका है कि इसमें चोकिंग नहीं हुई है। देखिए अगर गेज की सुई माइनस में चली जाती है पूरा गैस होने के बाद भी, तो गैस हमारी चोक हो गई, कंडेंसर आपका ठंडा हो जाएगा, ठीक है।
तो अब यहाँ पे हमारी गैस चार्जिंग सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। आपने देखा प्रैक्टिकली कि यहाँ पे कोई भी हमने फ्लेक्सिंग नहीं किया, कोई भी एंटी चोक, एंटी मोश, CTC, मेथनॉल किसी भी केमिकल का प्रयोग नहीं किया। परफेक्ट तरीके से यहाँ पे हमारा सिस्टम काम कर रहा है। तो इस तरीके से आप लोग भी काम करेंगे तो आपकी टाइमिंग बचेगी। पहले हम लोग भी फ्लेक्सिंग मारते थे आधे घंटे के घंटे, लेकिन कोई भी मतलब नहीं होता था, पता नहीं था, लेकिन अब पता हो चुका है। तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इस तरीके से गैस चार्ज करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी चोकिंग नहीं होने वाली। बस आपको वैक्यूम पंप से ही वैक्यूम करना है। दोस्तों ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो बस आज के लिए इतना ही।